अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम एक क्यूट किडनी इंट्री डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने पढ़ कर आनी है। तो मैंने उनके पे टेबल्स और ये टेक्स्ट है बॉक्स के साथ डाल दिया। इसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं, इसको बाद में रिव्यू कर लेना, स्पेशली दिस पार्ट एट द एंड। रिलेवेंट बातें हैं। और प्रोटीन डिपस्टिक, यूरिन एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशो, यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो, एंड फाइनली द 24 आवर प्रोटीन एक्सक्रीशन। इनकी आपस में एक रफ कोरिलेशन दी हुई है कि इफ डिपस्टिक शोज नेगेटिव, डिपस्टिक कब कब नेगेटिव होगी, कब सब नेफ्रोटिक हो गया, और नेफ्रोटिक रेंज में डिपस्टिक की क्या वैल्यू होगी, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 आवर प्रोटीन एक्सक्रीशन पे होगी। हम पढ़ते आए हैं, या एटलीस्ट मुझे ये पता था फाइनल ईयर्स तक कि 24 आवर प्रोटीन एक्सक्रीशन जो है ना, दैट इज़ नेसेसरी टू एवेल्यूएट फॉर प्रोटीन यूरिया, बट दैट इज़ नॉट द केस। 24 आवर प्रोटीन एक्सक्रीशन जो हम कहते हैं कि रेंज नेफ्रोटिक है ग्रेटर देन 3.5, दैट इज़ ट्रू। However, better tests have been developed 24 आवर कलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड albumin to creatinine ratio and protein to creatinine ratio are good substitutes which are used clinically to detect nephrotic range proteinuria. तो ये कल की कुछ बातें थी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल केसेस, उनकी ब्रीफ मैनेजमेंट्स देखेंगे, और फिर देखेंगे कि इन सारे क्लिनिकल केसेस में कॉमन मसला एक है, और वो क्या है। तो शुरू करें, या किसी का कोई सवाल है पिछली बार से? यस, नो, मे बी नहीं है क्वेश्चन कोई भी। तो चलो फिर आज का पहला केस देख लेते हैं। तो ये पेशेंट है आपके सामने। केस स्टेटमेंट है, केस इन द सेंस नहीं है, केस स्टेटमेंट है। और इस केस स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि इस पेशेंट को क्या मसला है। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं खुद मार्क करता जाऊंगा। Just based on this brief case statement, what do you think is the problem with this gentleman? क्या मसला है ना? It's 80. क्या मसला है इस पेशेंट को? चलो, वाइटल्स में सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। वाइटल्स में सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एक्सीलेंट। तो ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। चलो, इम्पॉर्टेंट Can it फीचर be बताओ। related to liver कैन इट बी रिलेटेड? somehow? ठीक है, लिवर प्रॉब्लम। एक्सीलेंट, इट्स अ लिवर प्रॉब्लम। व्हाई आर यू थिंकिंग दिस इज अ लिवर प्रॉब्लम? ये भी मुझे बता दो साथ साथ। ये तो बिकॉज ऑफ प्लूराइटिस की कंप्लेंट है, लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा है, मे बी लिवर फंक्शन। ठीक है, राइटिस की है, राइटिस एंड एडीमा। तो दीज टू फीचर्स आप इनकी वजह से कह रही हैं कि पेशेंट माइट हैव ए लिवर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। और किसी के ज़हन में कुछ आ रहा है? यूरेनिया भी हो सकता है। यूरेमिया हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम। एक्सीलेंट। और क्या हो सकता है? किडनी हो सकता है, लूजिंग प्रोटीन,
बोलिए सर। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट गई थी, मुझे नहीं समझ आया। लिवर प्रॉब्लम, यूरेमिया, हार्ट प्रॉब्लम, और क्या हो सकता है? हाइपरबिलिरुबिnemia। हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मैंने सुना है, शायद यही सुना है, सही सुना है मैंने? जी। ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक हो गया, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। और क्या हो सकता है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एक्सीलेंट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। अच्छा, लिवर प्रॉब्लम, प्लूराइटिस, एडीमा, यूरेमिया, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो इन सस्पेशंस को इस केस स्टेटमेंट की बेसिस पे कंफर्म करने के लिए कुछ और एग्जामिनेशंस भी कराने पड़ेंगे। तो लिवर प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या स्पेसिफिकली एग्जामिन करना चाहेंगे इस पेशेंट में, फाइंडिंग क्या ढूंढना चाहते हैं? इफ दिस पेशेंट हैज़ अ लिवर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप सस्पेक्ट कह रहे हैं कि प्लूराइटिस है या एडीमा उसकी वजह से हो रहा है, तो हाउ विल यू कंफर्म योर सस्पिशंस क्लिनिकली? जॉइंडस। अच्छा, बोलते हैं तो दोनों, तो तीन चार लोग एक वक्त पे बोल पड़ते हैं। पहली बार जब मैं पूछता हूँ तब भी कोई बराए मेहरबानी बोल देता कि वो बोला ना हो। जॉइंडस जॉन्डिस, क्लिनिकली हो ठीक सकता है, है। जॉन्डिस क्लिनिकली हो सकता है। तो जॉन्डिस हम देखते हैं स्क्लेरा में, जॉन्डिस इज एब्सेंट, देयर इज नो जॉन्डिस। और कैसे आप अपना सस्पेशन रूल आउट करेंगे कि दिस माइट बी हाइपर बिलिरुबिनीमिया और लिवर प्रॉब्लम? लीवर को पाल्पेट कर सकते हैं। लिवर को पैल्पेट कर सकते हैं, लीवर देख सकते हैं। ठीक है, तो पैल्पेशन इज अनरिमार्केबल। एब्डोमिनल पैल्पेशन, LFTs। ठीक है, एल एफ टीज़ आर गुड, एल एफ टीज़ करवाने चाहिए, बट दे आर इन्वेस्टिगेशंस। एग्जामिनेशन पे आपका क्लिनिकली सस्पेशन अगर है तो एग्जामिनेशन पे है, आपको लग रहा है इस पेशेंट में लिवर का मसला हो सकता है, तो आप जॉन्डिस देख लेंगे, आप एब्डोमेन पैल्पेट कर लेंगे। अगर उस पर कुछ नहीं मिल रहा तो इट्स अनलाइकली दैट दिस पेशेंट हैज़ लिवर टूल्स प्रॉब्लम। उससे कहेंगे, पेशेंट से पूछ लेंगे ना कि वो टूल्स कैसे पास करता है। बिल्कुल, हिस्ट्री वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो दिस पेशेंट हैज़ नो जॉन्डिस, नो एब्डोमिनल पैल्पेशन। हार्ट प्रॉब्लम के लिए जीवीपी देखते हैं और हार्ट साउंड्स करते हैं, ऑस्कल्टेशन कहते हैं। तो हार्ट साउंड्स में आपको S4 मिल रही है, जीबीपी इज नॉर्मल। हाइपर बिलीरुबिनीमिया, अगर पेशेंट में जॉन्डिस नहीं है, जॉन्डिस कितने बिलीरुबिन के लेवल पे होता है, किसी को पता है? सीरम बिलीरुबिन कितना होगा तो जॉन्डिस होगा? अराउंड 2 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर। मुझे नहीं समझ आई। 2 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर। 2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। कोई रेफरेंस है आपके पास इसके लिए, या वैसी मतलब जनरल नॉलेज की बात है ये, याद जनरल किया? नॉलेज। जनरल नॉलेज की है। अच्छा, दिस माइट बी 2, मैंने कुछ जगह 3 भी पढ़ा है, कुछ जगह 6 भी पढ़ा है। तो अभी मैं 2 आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, मैं कंफर्म कर दूंगा। तो 2.5 to 3 लिखा हुआ है अभी, 2, मैंने चेक किया है, इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलो 2.5 to 3, हम इसको 3 कर देते हैं, 3 से ऊपर होना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क में कंफर्म कर लूँगा। तो इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव विजिबल जॉन्डिस, इट मीन्स दैट the level of serum bilirubin is less than 3 milligrams per deciliter. तो हाइपरबिलिरुबिनीमिया सब क्लिनिकल है, मीनिंग इट्स नॉट क्लिनिकली डिटेक्टेबल। तो इस पेशेंट की अगर हिस्ट्री पे आप फोकस करें, क्लिनिकल स्टेटमेंट पे, तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है आप लोगों ने एक कंप्लेंट कॉज से देखी है, एंड दैट इज़ लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा। Whenever a patient has lower extremity edema, there can only be 3 causes. Either it's a heart problem, either it's a liver problem, or either it is a kidney problem. इस पेशेंट में क्या मसला लग रहा है अभी तक आपको फिर? किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम। किडनी डायबिटिक प्रॉब्लम, ठीक है, आपने डायबिटिक नेफ्रोपैथी का नाम सीधी तरह ले लिया। अब मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि वाई इज दिस डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कैन यू जस्टिफाई योर आंसर प्लीज?
वही डायबिटीज में ग्लोमेरुलर चेंजेस भी आते हैं, और ये जो होता है इसमें, ये जो ग्लोमेरुलर ये जो इंटरस्टिशियम होता है इसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस इतना से स्टेटमेंट की बेस पे आपने कैसे कह दिया कि दिस पेशेंट हैज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी? क्योंकि इसमें यूरेमिया भी हमें दिख रहा है, अच्छा, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा है, नोजिया वोमिटिंग है, साथ में प्लूराइटिस है। ठीक है। आप डेफिनेटिवली कह सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, या कुछ और भी हो सकता है, या उसकी वजह से कुछ हो कुछ रहा और है? भी हो सकता है, हो सकता है ना, तो कुछ और देखो, भी हो भाई सकता है। लिवर प्रॉब्लम भी तो हो सकता है, उसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है और प्लूराइटिस। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो, लिवर प्रॉब्लम की वजह से अगर प्लूराइटिस और एडीमा होगा, तो वी विल फाइंड सच फाइंडिंग्स जॉन्डिस। आपको पता है कि लिवर की फेलियर या प्रॉब्लम की वजह से जब प्लूराइटिस हो, तो द सीरम बिलीरुबिन मस्ट बी रेज टू a significant amount. Otherwise, the patient must have ascites, the patient must have a palpable liver, अगर acute problem है, नहीं है तो पेशेंट को स्पाइडर एंजियोमा, अदर स्टिग्माटा ऑफ लिवर डिजीज होने चाहिए। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, देन इट्स मोस्ट लाइकली ए रीनल प्रॉब्लम, क्योंकि इस पेशेंट में जीडीपी भी नॉर्मल है, तो इट्स नॉट राइट हार्ट फेलियर, और कोई राइट हार्ट फेलियर की आपको और चीज़ नहीं मिल रही। जिस बात में उनको पकड़ रहा था वो ये थी कि व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग ए प्रॉब्लम क्लिनिकली, मेक द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस। डायबिटिक नेफ्रोपैथी इस पेशेंट में बिल्कुल हो सकती है, बट टू मेक ए डिफिनेटिव डायग्नोसिस और डायबिटिक नेफ्रोपैथी यू नीड इन्वेस्टिगेशंस। और दूसरी बात, इस पेशेंट में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो या ना हो, देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। तो ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैन लीड टू दिस सिचुएशन, बट इट इज़ नॉट द डायग्नोसिस इन दिस केस। To reach the diagnosis, we need to perform certain investigations. Uh, what are those investigations, or what would you like to perform in this patient? RFTs. We will start with RFTs. RFTs. ठीक है, we will start with RFTs and a urinalysis. Okay, let's talk about RFTs. Renal function tests. मैं उसको print कर देता हूँ जल्दी से. RFTs. What are the RFTs? Clinically, creatinine is important. Secondly, it's blood urea nitrogen. So creatinine and blood urea nitrogen. The creatinine in this patient is 3.6 milligram per deciliter, and blood urea nitrogen is 100. और कुछ RFTs में करवाना चाहेंगे या कुछ और? GFR। GFR, ठीक है। GFR कैसे करते हैं, तो मुझे इस बात के बारे में बताएं। हाउ डू वी मेजर GFR? क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिहाज से करते हैं। तो वो जो GFR होता है, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड GFR, ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड GFR। That is estimated GFR. How? What is the gold standard to measure GFR in a patient? अगर आपने actual GFR बताओ, इनोलिन क्लियरेंस। inulin clearance, excellent. तो you can use inulin clearance. That is the gold standard to measure GFR. तो these are the RFTs in this patient. अब क्या करेंगे? Urine RE. यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस, स्पेसिफिकली यूरिन एनालिसिस तो काफ़ी ब्रॉड चीज़ है। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? यूरिन प्रोटीन्स चेक करेंगे। प्रोटीन्स चेक करेंगे, ठीक है। तो वो टेबल दिखाने का मकसद ये था कि व्हेनेवर यू परफॉर्मिंग ए यूरिन एनालिसिस, दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है, क्वालिटेटिव कैसे करते हैं? वो प्रेजेंस की एब्सेंस बताता है कि ये चीज है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप क्वालिटेटिव कराते हैं। क्वालिटेटिव किससे कराते हैं? डिपस्टिक्स, एक्सीलेंट। तो डिपस्टिक जब पॉजिटिव आ जाए, उसके बाद आप फिर क्वांटिटेटिव करते हैं कुछ चीज़ों में।
लैब्स में अगर रिपोर्ट में नील है तो नील चेक करने के लिए पहले डिपस्टिक्स यूज़ होती हैं और फिर वो। अच्छा, तो दिस वाज दी प्रोटीन लेवल्स। अब इस पेशेंट का कोई और स्पेसिफिक पैरामीटर आप चेक करना चाहें, आप जो पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। ग्लूकोज RBC ठीक है, यूरिन ग्लूकोज। ठीक है, यूरिन ग्लूकोज इज पॉजिटिव, या चलो इसको डिपस्टिक की वजह मैं सिंपली कहता हूँ प्रेजेंट है। RBCs या ब्लड? आरबीसीज और ब्लड। आरबीसीज कास्ट, नेगेटिव नहीं है, एब्सेंट है, डिपस्टिक भी ज़ीरो है। लिपिड्स लिपिड्स, लिपिड्स एब्सेंट। कास्ट, सॉरी क्या चीज़? कास्ट्स, सॉरी समझ आ गई, कास्ट्स नन। अच्छा, तो प्रोटीन्स हैं, मैं चलो एक चीज़ एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। इस पेशेंट पे इंक्रीज है। इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको पता है किसी को? नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात नहीं, है। ये स्पॉट यूरिन पे क्या? बिल्कुल स्पॉट यूरिन पे कहते हैं। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन को भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। चलो, एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो यूरिन पे करते हैं, और इसका अभी तक के लिए सिर्फ ये मतलब है कि यूरिन के सैंपल पे एल्बुमिन भी मौजूद है, क्रिएटिनिन भी मौजूद है, और दोनों का आपस में रेशियो 25 है, यानी कि फॉर 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन लेट्स से 25 ग्राम्स ऑफ प्रेजेंट। The albumin to creatinine ratio is increased. Based on these investigations till now, what do you think is wrong with this patient? भाई सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे पहले। Serum एल्बुमिन बहुत ज़्यादा फिल्टर होके आ रहा है किसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रहा है। Albumin नेफ्रोटिक सिंड्रोम है भाई। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, तो यू थिंकिंग दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्पॉर्टेंट। पोटेशियम इज़ इम्पॉर्टेंट, और साथ क्या इम्पॉर्टेंट होता है? कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट, और साथ क्या इम्पॉर्टेंट होता है? फॉस्फेट इज़ सोडियम, phosphate. Sodium is also important. Sodium levels are 150. Potassium levels are 6.5. Calcium levels are 8. Yes, 7.5, and phosphate levels are 1.2. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बता रहे हैं आपको इस पेशेंट का? पोटेशियम इंक्रीज्ड है एक्सीलेंट। कैल्शियम, और सोडियम भी इंक्रीज्ड है। सोडियम भी इंक्रीज है, तो ये दोनों की इक्विवेलेंट से वैल्यू होती है। What do you think this patient has? फेलियर लग रहा है स्लाइड सा कुछ। फेलियर लग रहा है, ठीक है। इज दिस एक्यूट किडनी इंजरी? इसकी मुझे यूनिट्स नहीं पता। नहीं एक्यूट नहीं है। क्रॉनिक Chronic kidney disease. So this patient has chronic kidney disease. ठीक है, लास्ट टाइम when we discussed kidney injury or failure as a whole, we said that if the kidney is not able to perform its function, the kidney will be in failure. If it's acute, we call that acute kidney injury. If it's chronic, we call it CKD, chronic kidney disease. So what are the features in this अभी तक discussion that tell us that this patient's kidneys are not working? एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो बढ़ा हुआ है ठीक है, तो वन इन्वेस्टिगेशन, और एंड जीएफआर GFR बड़ा, GFR बड़ा है कम हुआ है? कम है। कम है, ठीक है, और
ब्लड यूरिया टाइम पीरियड क्रॉनिक उसकी प्रेजेंटेशन है। क्रॉनिक प्रेजेंटेशन है, टाइम पीरियड है, यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेज्ड है, एक्सीलेंट, और इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब्ड हैं। electrolytes disturbed है। तो the major important kidney functions are all disturbed। एक और किडनी फंक्शन था, किडनी फंक्शन जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, we said electrolytes, we said waste products, और क्या होता है उसमें? भाई एसिडोसिस को बैलेंस चेक करने के लिए बिल्कुल हो सकता है क्रोनिक केबीजीज एसिडोसिस कराएंगे। कराएंगे, एक्सलेंट। इस पेशेंट में एबीजीज भी होने चाहिए, ठीक है, इस पेशेंट में एबीजीज भी होंगे। फिर अभी एबीजीज में नहीं लिखूंगा क्योंकि डायग्नोसिस के लिए इस केस की एबीजीज की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट में ज़रूरी है। और एक और चीज़ थी, वन मोर थिंग, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, एक्सीलेंट, ब्लड प्रेशर, एंड जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्यों रेज्ड है इस पेशेंट पे? जीएफआर जो कम है, जीएफआर जो कम है, तो फिर फ्लूइड रिटेंशन। रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज योर फाइनल डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? chronic kidney disease। Chronic kidney disease, but this is not simple chronic kidney disease, something else is happening over here। वो क्या है? with nephrotic syndrome। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, दिस माइट बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम / डायबिटिक नेफ्रोपैथी लीडिंग टू chronic kidney disease, but something else is happening over here। यूरेमिया हो रहा है। यूरेमिया हो रहा है, एक्सीलेंट। तो what are the features of uremia or increased waste products in the blood in this patient? Clinically क्या features हैं उसके? pruritus है, nausea और emesis। And lethargy, ठीक है। These three features, they are the clinical features of uremia, and ये मतलब presence हो जाए तो we said that uremia happens when blood urea nitrogen and creatinine are raised and they cause clinical features. This condition is termed as uremia. So for uremia, you need the clinical symptoms, and number 2, you need an increased blood urea nitrogen and creatinine. All these two conditions are present. This patient has uremia in long-standing chronic kidney disease, which might be due to a hypertensive nephropathy or diabetic nephropathy. इस patient को ये मसला है। ठीक हो गया? This patient has a complicated chronic kidney disease। ये है यूरेमिया की प्रेजेंटेशन, जो थोड़ी सी ड्राई लगती है अगर सिंपल टेक्स्ट में हो। अगर फीचर्स इसके किसी तरह देखने को मिल जाए तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिखाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। S4 हार्ट सम क्यों ऑस्कल्टेट हो रही है? S4 उसी वजह से हो रही है, यूरेमिया है मे बी? नहीं है, यूरेमिया में S4 नहीं है। S4 क्यों डेवलप होती है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल्स, पेरिकार्डाइटिस, या आई डोंट नो, आई एम नॉट। ठीक है, तो S4 की पैथोफिजियोलॉजी की बजाय अगर कॉजेज आप जल्दी से बता दें, क्या कॉजेज है S4 के? ventricular hypertrophy, That is the pathophysiology. What is the cause of S4? हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, Systemic hypertension, ठीक है। तो systemic hypertension, the presence of S4 in this patient indicates long-standing hypertension, which can be a cause, which must be a cause of this patient's kidney problems. Furthermore, as you all know, in kidney disease, blood pressure regulation is also disturbed. The patients themselves become hypertensive. So this process is going on in a circle. Hypertension can be a cause of kidney disease, and in turn, kidney disease can worsen and exacerbate the patient's hypertension. S4 is clinical evidence of that. भाई इसमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर करेंगे? कंप्लीट ब्लड पिक्चर बिल्कुल करेंगे आप इस पेशेंट में। इस पेशेंट में आप एबीजीज भी करेंगे और आप सीबीसी भी करेंगे। सीबीसी आप क्यों करेंगे इस पेशेंट में, अभी आप मुझे ये बताएं। एनीमिया की करेंगे, एनीमिया को रूल आउट करने के लिए। विल दैट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ दिस केस या दिस केस स्टेटमेंट? इसमें
No, it will not. नहीं, बट इट विल हेल्प इन द स्टेजिंग। तो करेंटली हम अभी सिर्फ डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं और उसकी देख रहे हैं। दीज इन्वेस्टिगेशंस ABGs एंड कंप्लीट ब्लड प्रेशर दे विल हेल्प अस इन डिटर्मिनिंग द ग्रेड और द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, हेंस दे आर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस। इसलिए हम करेंगे और इनको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड पे, इनको हम देखेंगे जब मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले केस की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी से इन कंडीशंस को देख लेते हैं और हमें क्या लगता है इन पेशेंट्स को देख के। थोड़ा सा इसको साइड पे रखता हूँ, इसको भाई ये रूल आउट करना जरूरी होगा कि डायबिटीज की वजह से हो रहा है या हाइपरटेंशन? इस पेशेंट में रूल आउट करना ज़रूरी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ज़रूरी होगा, पर अब आप इस पेशेंट को देखो सिर्फ और मुझे आप बताओ आपको क्या लगता है, डायबिटीज़ की वजह से है या हाइपरटेंशन की वजह से है इस पेशेंट में मसला? खुद सोच के बताना है, इस पेशेंट में हाइपरटेंशन की वजह से मसला है या डायबिटीज़ की वजह से मसला है? ज़्यादा टाइम नहीं लगाना सोचने में। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और अगर मैं कहूँ दोनों की वजह से हो सकता है फिर? देखो इस पेशेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की। हो सकता है दोनों की। अब ब्लड प्रेशर जब 180 110 का है तो इसका मतलब है हाइपरटेंशन इज़ अनकंट्रोल्ड। जब यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो आपको भी सारों को पता है फिजियोलॉजी में कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 180 to 200 milligrams per deciliter. Glucose is uncontrolled. So if patient has uncontrolled hypertension and uncontrolled diabetes, it must mean that both of them are contributing to the patient's kidney disease. और उसकी clinical significance क्या है कि we must treat both of them. ठीक है, इस पेशेंट में दोनों की वजह से हो सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू कंट्रोल दीज टू प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और उनको हम मैनेजमेंट में कंट्रोल करेंगे। मैनेजमेंट में अभी थोड़ी देर तक जो है ना सारे केसेस की बाद एक साथ उस पर आऊँगा, पर ये चीज़ें आपने याद रखनी है और आपने मुझे बताना है जब हम मैनेजमेंट का एक लिस्ट बनाएंगे कि व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, अगले केस पे चलते हैं। इस पेशेंट में एक ब्रीफ सी केस स्टेटमेंट है और एक एग्जामिनेशन फाइंडिंग दी हुई है। अब जल्दी से आपने मुझे बताना है कि इस पेशेंट में और आप क्या एग्जामिन करना चाहेंगे और मैं आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग बता दूंगा। सॉरी भाई, एक में पिछले वाले का एक क्वेश्चन रह गया, अभी पूछ लूं? पूछ लें पूछ लें। भाई वो उसमें पेलर क्यों आ रहा था? पिछले वाले पेशेंट में कहाँ था? प्लूराइटिस नोथिया पैलर, इधर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, वो प्लूराइटिस ठीक है। वो हाँ। हमने जॉन्डिस कहा था ना, मे बी कि उसको कोई लिवर प्रॉब्लम हो तो शायद इसलिए। ठीक है, सही। पहले नहीं था, प्लूराइटिस की कॉजेज़ होती हैं कुछ। जनरलाइज प्लूराइटिस की दो इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, या इट माइट बी यूरेमिया और अदर देन दैट इफ़ द पेशेंट इज़ पेल इट माइट बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव ठीक है। जॉन्डिस के फीचर्स नहीं थे इस पेशेंट में, दैट इज़ व्हाई वी रूल दैट आउट। अच्छा, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू एग्जामिन इन दिस पेशेंट? कंजंक्टाइवा। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा, पैल्पेबल कंजक्टाइवा में पहले मिल रहा है। भाई जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेना और हैंड्स वगैरह की एग्जामिनेशन कर लें, हैंड्स की काइलो एग्जामिनेशन नाइकिया देख लें। बस पेल है, नो काइलोनाइट। दिस इज द ओनली फाइंडिंग।
अब वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? हाँ करवा तो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ज़रा पूरी करें। क्या और आप करना चाहेंगे इस विषय में? एडिमा देख एडिमा, पीडल एडिमा। पीडल एडीमा, नो पीडल एडीमा। कोई सिस्टम आप सुनना चाहेंगे? कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर ऑस्कल्टेशन। चलो इसमें मैं एक और नई चीज़ आपको आज तक बताना चाह रहा था। S4 is present. 2/6 murmur ejection systolic manner. In second IC right parasternal. और कोई एग्जामिनेशन आप करवाना चाहेंगे इस पेशेंट पे, या आप इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे? GIT examination. GIT एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? ये GIT एग्जामिनेशन काफ़ी बड़ी होती Liver. है। लिवर, ठीक हो गया। तो लिवर नॉन पैथोलॉजी। जेबीपी ऊपर देख लेंगे सीवीएस में। ठीक है, आपने कहा एक चीज़ हमने मिस कर दी है, जेबीपी। जेबीपी नॉर्मल है। Any other examination you would like to perform, or should we move on to investigations? Investigations. We should move on to investigations. Which investigations would you like to perform in this patient then? ब्लड सीपी। Blood CP, excellent. तो मैं जल्दी से बॉक्स बना देता हूँ और हम ब्लड CP इस पेशेंट की करा के देखते हैं। अच्छा, तो ब्लड CP में पहले RBCs को देख लेते हैं। RBCs are, let's say 350,000. Hemoglobin is 10. Mean corpuscular volume is 72. Mean corpuscular hemoglobin is 27. Mean corpuscular hemoglobin concentration is 34. माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। Microcytic normochromic anemia. यस। अच्छा, ठीक है। भाई क्योंकि MCHC जो है ना वो 33 से ऊपर है ना, इसलिए ठीक है, तो नॉर्मोक्रोमिक होगा। normochromic anemia, microcytic normochromic anemia. What can be the cause of anemia in this patient? वैसे भाई माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक तो ब्लड लॉस में होता है ना, Blood loss लेकिन में? ठीक है, और यस तो आयरन डेफिशिएंसी में हाइपोक्रोमिक हो जाता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी भाई में एरिथ्रोपोइटिन लेवल की कमी होने की वजह से। एरिथ्रोपोइटिन लेवल कम वो होने तो की वजह। पहले आप दूसरी इन्वेस्टिगेशन आरएफटीज वगैरह करवाएं, अगर उनमें प्रॉब्लम आई तो फिर हम कहेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से है। कम होने की वजह से है। किसी और तरीके से हमें पता लग सकता है कि एरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से एनीमिया है या नहीं, या ब्लड इन्वेस्टिगेशन कोई और इसके अलावा एनीमिया में जो कराते हैं? आयरन लेवल करवा सकते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल्स सीरम करा सकते हैं। ब्लड पिक्चर भाई जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। ठीक है, तो ब्लड पिक्चर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर करा सकते हैं। मैं बेसिकली फेरेटिन रेटिकुलर साइट काउंट। हाँ, रेटिकुलर साइट काउंट उसकी तरह से रेटिक काउंट 2 है, 2%। नॉर्मल है, बड़ा हुआ रेज्ड है। किस में रेज्ड होता है, बड़ा होता है? ज़्यादा सुख जाना। नॉर्मल है कि ग्रेटर देन 2% जो होता है होना चाहिए। तो फेरेटिन इज नॉर्मल। अभी क्या लग रहा है आपको इस पेशेंट में, क्या मसला है? आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो सकती, अब कोई और मसला ही होगा। अब हम आरएफटीज और यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है। ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंशियल्स फॉर ए नॉर्मोक्रोमिक है
माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, यस। माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है लो कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इसके? भाई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, क्रॉनिक है? ब्लड लॉस एनीमिया होता है। ठीक है, अ, ठीक है, चलो इस तरह करते हैं, आप RFTs की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैं आपको ज़्यादा देर कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ और वो आपको थोड़ी सी बता दूँ, बेहतर रहेगा ना कि कुछ। क्रिएटिनिन सिंपली रेज्ड है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज ऑल्सो रेज्ड, EGFR या estimated GFR based on the serum creatinine levels is, let's say, 70. भाई एक वो भी तो कंडीशन होती है ना कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी की वजह से जब आउटफ्लो रेजिस्टेंस इनहांस होती है, तो हम लोग को पेरिफेरल ब्लड पे शिस्ट साइट्स मिलते हैं, यानी कि आरबीसी टूट रहे होते हैं क्योंकि उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रही होती है। Excellent. तो उसकी वजह से माइल्ड एनीमिया के साथ लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मर्मर भी आपने बताया ना है एओर्टिक साइट पे। बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखो शिस्टोसाइट्स जो बनते हैं वो क्या होता है, शिस्टोसाइटोसिस जब होती है तो माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया भी होता है ना कि नैरो साइज ब्लड वेसल्स में से हाँ जब पास करते हैं रेड ब्लड सेल्स। हाँ हाँ, देखो ये जो आप बता रहे हो ना, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, बट द अदर थिंग इज दैट इट इज़ अ हेमोलिटिक एनीमिया। जी, तो हेमोलिटिक एनीमियाज जो होते हैं वो नॉर्मल एक उनमें, नॉर्मोक्रोमिक होगा। नहीं, उनमें रेटिकुलोसाइट के साथ, काउंट के साथ क्या होता है, वो ज्यादा होगा, रेज्ड होता है, ज्यादा हो जाएगा। इस सिचुएशन में रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो नॉर्मल है, सही, ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है। तो उस वजह से दैट माइट बी, पर मर्मर इस पेशेंट में क्या है, अभी उस पर भी आपने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसको भी हम एंड पे देखते हैं। तो अप टिल नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम विद दिस पेशेंट, क्या क्या हो रहा है इस पेशेंट में, क्या क्या मसला है? भाई अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है। एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज इन दिस पेशेंट, इतनी सी स्टेटमेंट देख के हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो दिस पेशेंट हैज़ एन एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि एनीमिया जो है इस पेशेंट का, इट इज़ माइक्रोसाइटिक, इट्स नॉर्मोक्रोमिक, ferritin count is normal, but cells are decreased in size. What is the reason behind this patient's anemia? To be more specific. लो एथ्रोपोइटिन लेवल्स। Lower erythropoietin levels, excellent. और क्या हो सकता है? भाई वैसे अनीमिया ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज में ये होता है कि जो यूरीमिया होता है ना, उसकी वजह से भी साइटोकिन्स और ये यूरीमिया ये सारा कुछ जाके इफेक्ट करता है एथ्रोपोइसिस को। बिल्कुल, excellent. तो ये वजह है. So one is decreased erythropoietin levels, the other is due to presence of toxins. Sorry, my bad. Down हो गया, okay. So in short, this patient has chronic kidney disease, and that chronic kidney disease is causing a normochromic microcytic anemia. ठीक है. So this is another patient who has a complication of a chronic kidney disease. This complication this time is anemia. अगले केस की तरफ चलते हैं. हाँ, ये मजे का थोड़ा सा केस है, इसको गौर से देखते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, इसमें मुझे और वैसे कुछ एग्जामिनेशन की ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अभी तक इस केस को पढ़ के आपको क्या चीज़ें समझ आई हैं, मतलब व्हाट इज़ क्लियर, क्या क्लियर कट है? इतनी सी स्टेटमेंट। भाई क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से मसल क्रैम्प्स तो हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस वगैरह। ठीक है, तो वन थिंग फॉर सर्टन विच इज़ वेरी वेल रिटन, मतलब सब समझ आ जाना चाहिए कि दिस पेशेंट हैज़ ए क्रोनिक किडनी डिजीज़, he has a 5-year history of renal insufficiency. तो if we perform RFTs, तो RFTs हमें EGFR will be raised, urinalysis पे albumin to creatinine ratio will be increased, वो सारा कुछ है ही है. And now this patient who has a long-standing history of chronic kidney disease or chronic insufficiency has two complaints. One complaint is for the last 1 year, the other is for the last 1 week. तो किसी सी कंप्लेंट्स है ये टिपिकल? भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से नर्व्स का मसला है, पेरेस्थीसियास भी और मसल क्रैम्प्स। Paresthesias भी, muscle cramps भी. How would you like to investigate this patient? इलेक्ट्रोलाइट्स करा लेंगे, आरएफटीज कराएंगे। RFTs कराएंगे, electrolytes कराएंगे. ठीक है, I agree. Electrolytes पहले हम देखते हैं. RFTs समझो वही हैं जो पहले वाले थे. Electrolytes में एक पे हम फोकस करेंगे अभी के वक्त ख़ास तौर पे, जो हमें तंग कर रही है. बाकी मैं नहीं लिखूँगा ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम हो. एक पॉइंट पे मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ. भाई हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं ना? बिल्कुल हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, और अब इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोकैल्सीमिया आपको मिल भी क्या है, क्या हो रहा है, आप क्या करेंगे? भाई यूरिक एसिड लेवल करा सकते हैं। यूरिक एसिड लेवल आप करा सकते हैं, बिल्कुल. आपने यूरिक पीटीएच एसिड लेवल आपने यूरिक एसिड लेवल कराया. यूरिक एसिड लेवल इज 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. अब आप पूछेंगे ये नॉर्मल है या नहीं है. फिर पीटीएच लेवल्स आप करा देते हैं. पीटीएच इज रेज्ड. भाई अब एक्सरेज कराएंगे। भाई फॉस्फेट बोन लेवल स्कैन। फॉस्फेट लेवल्स इन एक्सरेज. ठीक है, फॉस्फेट लेवल्स, भाई विटामिन डी लेवल फॉस्फेट लेवल्स. ठीक है, फॉस्फेट इज रेज्ड. इसकी मैं वैल्यू नहीं देखूंगा. विटामिन डी डिक्रीज्ड है सीरम में विटामिन डी की जगह हम क्या स्पेसिफिकली चेक करते हैं, किसी को पता? 25 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एसिड। 25 चेक करते हैं. 21 भी सीरम कैल्सिट्रायल लेवल चेक कर सकते हैं. तो तीनों सेपरेटली आप चेक कर सकते हैं. एज अ होल फॉर सिंप्लिसिटी विटामिन डी इज डिक्रीज्ड. एक्सरे अब मेरे पास है नहीं इस वक्त. एक्सरे पे आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा फाइंडिंग क्या है. बोन डेंसिटी भाई ऑस्टियोपेनिया मिल सकता है या ब्राउन वो मासेस मिल सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सरे अभी जो है ना, लेट्स से कि यही मिल रहा है. मैं एक्सरे आपको दिखाऊंगा, मुझे अब याद आपने पहले नहीं आया. चलो लेट्स से कि दीज आर द फाइंडिंग्स. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पेशेंट? बोन रिसॉर्प्शन सेकेंडरी टू द इंक्रीज्ड पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? renal osteodystrophy. Renal osteodystrophy. One name is renal osteodystrophy, but specifically, अच्छा चलो, एक तो renal osteodystrophy है, that is good. बिल्कुल आपने सही बताया है, इसमें कोई शक नहीं है. मैं alternate names ढूंढना चाह रहा हूँ. इस कंडीशन में जिसमें पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया है और पैराथायरॉयड हार्मोन रेज्ड है और इसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, Secondary hyperparathyroidism. secondary hyperparathyroidism. ठीक है, the condition this patient has is secondary hyperparathyroidism.
सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है स्पेसिफिक एक कंडीशन है जो इस पेशेंट में अभी मिली है. द ब्रॉडर टर्म फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ द किडनी which involves the bone, it is called renal osteodystrophy, or it was called renal osteodystrophy. Now it is called chronic kidney disease, bone and mineral disorder. थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, बट रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी कहते हैं इसको, क्रोनिक किडनी डिजीज, बोन एंड मिनरल डिसऑर्डर भी आते हैं. वन टाइप इज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. It can also be osteomalacia, they can also be osteoporosis, they can also be adynamic bone disease. Most important for us is secondary hyperparathyroidism. This patient has secondary hyperparathyroidism. Muscle cramps क्यों पड़ रहे हैं इस पेशेंट में? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से. अच्छा, पेन जस्ट अबव हिज राइट नी, ये किस वजह से है? ऑस्टियोपेनिया की वजह से. ऑस्टियोपेनिया की वजह से, बोन रिजॉर्प्शन की वजह से पेन हो जाती है. थोड़ा सा छोटा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था. अगले केस को ज़रा दोबारा देखते हैं. हिस्ट्री में दोबारा मार्क करूँगा, फिर एक इन्वेस्टिगेशन नीचे डिस्कस कर लेंगे छोटी सी, और उससे फिर कुछ समझ आ जाएगा. भाई पिछले सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि कैल्शियम लेवल्स अगर नॉर्मल हो तो वो मिसलीडिंग हो, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में तो लेके आ रहे हैं ना. बिल्कुल लेकर आ रहा है. तो कैल्शियम लेवल्स हो सकता है किसी पेशेंट में नॉर्मल हमें मिल जाएं. बिल्कुल मिल सकते हैं, वो हम देखेंगे. अभी उसी तरफ आ रहा हूँ मैं. आपने अच्छी बात की है, इसको मैं थोड़ी देर में दोबारा एलैबोरेट करता हूँ इसका क्या मतलब है, और ये फिर हम जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट करेंगे उस पर दोबारा मैं आपको एक बार डिस्कस करूँगा. अभी आप ये केस देखें, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि मसला क्या. मैं हाईलाइट करता रहता हूँ साथ साथ, ताकि हम जल्दी जल्दी से देख लें. Just by looking at the case statement, one thing should be clear to us. कि इस पेशेंट को क्या मसला है? chronic kidney disease. Chronic kidney disease है. अच्छा, अब वो तो हमें क्लियर एक चीज़ है. अब सिस्टम्स क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, वो आप ज़रा मुझे जल्दी से बताएं. इसमें से एक मैंने भी सुनी थी, मैंने बात काटी, आई एम सॉरी फॉर दैट. क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? GIT सिस्टम है. One is GIT, abdominal pain. रीनल. Number 2 is renal. Renal में क्या कंप्लेंट है? स्टोन्स 2 बार बन चुके हैं, 2 बार हो ठीक है, चुके हैं. बिल्कुल. और psychiatric. सॉरी मुझे समझ नहीं आई. क्या? Psychiatric issue. साइकेट्रिक. ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा था. बिल्कुल. साइक कंसल्ट की हिस्ट्री है, डिप्रेशन और एब्डोमिनल पेन के साथ है कॉन्स्टिपेशन. क्या लग रहा है इस पेशेंट को क्या मसला हो रहा है? भाई यूरिमिक कोलाइटिस हो सकता है. तो रिकरेंट स्टोन्स में ज़्यादातर हाइपरकैल्सीमिया पीटीएच ज़्यादा होने की वजह से होते हैं. और देखिए इसके साथ में एब्डोमिनल पेन भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो हाइपरकैल्सीमिया ही है. हाइपरकैल्सीमिया आपको लग रहा है. और दूसरी तरफ एक और चीज़ आई थी, यूरिमिक कोलाइटिस. यूरिमिक कोलाइटिस. कोलाइटिस क्या होता है?
इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन। इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करनी चाहिए या डायरिया के साथ? डायरिया के साथ भाई, लेकिन ऑल्टरनेट कर सकते हैं ना, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है कॉन्स्टिपेशन डायरिया। कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो यूरेमिक कोलाइटिस गैस्ट्रो हो सकती है। क्या हो सकता है यूरेमिक? गैस्ट्रोएंट्रोपैथी, क्योंकि Yeah. वो भी प्रेजेंट इस करते हैं, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होती है। डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन आती है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब हमारे पास 2 से 3 डिफरेंशियल्स आ गए हैं इसके पेन के, एब्डोमिनल पेन के। तो मुझे लगता है हमें एब्डोमिनल पेन की थोड़ी सी बेहतर हिस्ट्री ले लेनी चाहिए इस पेशेंट से, ताकि हम नैरो डाउन कर सकें। जब हम एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री लेते हैं तो हम क्या पूछते हैं पेशेंट से? साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, उर्दू में लिख लेता हूँ, मुझे इंग्लिश इस वक्त सच में नहीं आ रही। कैरेक्टर, रेडिएशन, में कुछ भी नहीं है। सिविरिटी बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री। अच्छा चलो, हिस्ट्री के बाद कुछ एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में भाई एब्डोमिनल हिस्ट्री में कुछ और भी चीजें पूछनी है उससे, कि भूख वगैरह सही लगती है या ड्राउजीनेस तो नहीं होती है। बिल्कुल, पैल्पेशन, ठीक है, आपने काफ़ी अच्छी बात की है, उसके लिए है। तो बाउल हैबिट्स के बारे में हम पूछेंगे, बाउल हैबिट्स के बारे में पूछेंगे, एपेटाइट के बारे में पूछेंगे। एपेटाइट, ओके, समवट नॉर्मल। बाउल हैबिट्स ये भी इसी तरह ही है, समवट नॉर्मल, मतलब ऊपर नीचे, कभी किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। अच्छा, एक चीज़ मैं इस हिस्ट्री में फिर आपके लिए और ऐड कर लेता हूँ, और किडनी डिजीज़ यहाँ पे। इधर नीचे लिख लेता हूँ, has been receiving dialysis or CKD for last 2 बल्कि 1 ईयर कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट 1 ईयर। इसको मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, और इसको कर लेता हूँ। बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री ऑफ पेन, एसोसिएटेड फैक्टर एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अब आप मुझे बताएं कि 2 डिफरेंशियल्स आए थे। एक आया था यूरेमिक एंटेरोपैथी का और सेकंड था यूरेमिक कोलाइटिस का। तो पहले देखते हैं यूरेमिक कोलाइटिस को। कोलाइटिस की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ऐसी होगी या फ़र्क होगी? शायद थोड़ा सा अजीब सा डिफरेंट सवाल होती है, कोलाइटिस में डायरिया होता है। चलो, कोलाइटिस की डायरिया को हम छोड़ देते हैं। कोलाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अगर एक पेशेंट को है तो पेन डिफ्यूज़ होगी, लोकलाइज होगी। अगर एक खास जगह पेन है, ठीक है, पेन लोकलाइज्ड। अगर एक खास पोर्शन इंटेस्टाइन का है तो पेन डिफ्यूज थ्रू आउट एब्डोमिनल होगी या किसी रीजन में लोकलाइज होगी? ये सवाल लोकलाइज्ड होगी। localized होगी around the umbilicus, in the suprapubic region or the epigastrium. Diffuse throughout the abdomen का मतलब है कि something is affecting the abdomen throughout. अच्छा, onset gradual. Colitis का onset usually थोड़ा सा short होता है,
इन द सेंस, चलो वो भी इतना नहीं है. कैरेक्टर, कोलाइटिस की पेन का कैरेक्टर कैसा होता है? अच्छा चलो, एसोसिएटेड फीचर्स मुझे बताओ, कोलाइटिस में क्या एसोसिएटेड फीचर हो सकता है? डायसेंट्री हो सकती है. डायसेंट्री हो सकती है, तो वो बाउल हैबिट्स में आ जाएगा. इन्फ्लेमेशन के साथ क्या एसोसिएटेड फीचर आप पूछते हैं? मतलब डायसेंट्री नहीं, ब्लड आ सकता है. चलो फीवर पूछेंगे. फीवर पूछेंगे, ठीक है. जो मेन चीज़ में जिसे फोकस करना चाह रहा था दैट वाज फीवर. तो कोलाइटिस कैन प्रेजेंट विद कॉन्स्टिपेशन, यस, बट alternating bowel habits. Number one, the inflammation, because it's the colon की जो visceral supply है, it refers to the umbilicus से नीचे करती है. तो in the क्या रीजन को क्या, umbilicus से जो नीचे रीजन होता है, suprapubic region और hypogastrium. Yes, the pain will be hypogastric, diffuse not throughout the abdomen, in the hypogastrium. Number one. The onset will not be long, gradual हो सकता है. There might be associated fever, there will be associated change in bowel habits. The absence of those characteristics lead, उनकी वजह से colitis is lower down in the differential list. ठीक है. Similarly, uremic enteropathy. Enteropathy का आपको पता है diagnosis, uremic enteropathy. चलो, it can again enteropathy will have alternating or different bowel habits. वो नहीं है इस पेशेंट में, that is why these two are unlikely. Unlikely, not impossible. We need investigations. How will you investigate this patient? अब ये बताएं. भाई इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएं. इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा? RFTs, ठीक है. तो RFTs and electrolytes. RFTs and electrolytes. RFTs, इस पेशेंट के क्रिएटिनिन जो है वो है 5. PUN is raised. PUN चलो हम 70 तक कर लेते हैं. EGFR is 14. वैसे EGFR पेशेंट जो डायलिसिस है उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो, ये हमें पुरानी वैल्यू एक पता लग गई है. EGFR when he was to be started on dialysis was 15. ठीक है, रिकॉर्ड से ये निकला है. और क्या था? इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम इज़ 12 और पोटेशियम इज़ 5.5, और यही इम्पोर्टेंट है 20 वक्त हमारे लिए. What now? What is wrong with this patient? What is happening? हाइपरकैलेमिया सर. हाइपरकैलेमिया भी है, और क्या है? हाइपरकैल्सीमिया. Hypercalcemia. But what is the cause of hypercalcemia in this patient? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. उसके लिए हम क्या लैब्स करते हैं? PTH लेवल्स कराएंगे. पैराथायरॉयड हार्मोन. पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेज्ड. What does this patient have? कौन सा पैराथायरॉयडिज्म है? कौन सा हाइपरकैल्सीमिया? What is the cause of this hypercalcemia? Hyperparathyroidism. Primary hyperparathyroidism. ठीक है. तो this patient has primary hyperparathyroidism. सारे एग्री कर रहे हैं या किसी का कोई और भाई एक बार opinion? पोर्ट्रेट का भी बता दो. सेकेंडरी है भाई. सेकेंडरी होगा. ठीक है, सेकेंडरी लग रहा है. एक प्राइमरी का भी आंसर आया, एक सेकेंडरी का भी आया. Why is this primary hyperparathyroidism? पीटीएच भी रेज है और कैल्शियम भी रेज्ड है. ठीक है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में पीटीएच और कैल्शियम दोनों रेज होते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. सेकेंडरी क्यों है ये? भाई सेकेंडरी में पहले कैल्शियम कम होगा, पैराथायरॉयड बढ़ेगा और रिजल्टेंट वो इंक्रीज हो जाएगा. तो बोन रिजॉर्प्शन होगी. तो बोन रिजॉर्प्शन होगी. अच्छा, जब बोन रिजॉर्प्शन होगी तो उसके बाद पीटीएच को रेज रहना चाहिए, पीटीएच को कम हो जाना चाहिए? फिर कम हो जाना चाहिए. कम हो जाना चाहिए ना. तो इवन दो कैल्शियम माइट बी रेज्ड, विच वो ठीक है. तो दिस
एक बात हमें पता लगी, दिस इज़ नॉट सेकेंडरी। सेकेंडरी में कैल्शियम लो होता है, पीटीएच ज़्यादा होता है। इफ़ कैल्शियम बिकम्स नॉर्मल, द पीटीएच शुड फॉल डाउन एंड इट शुड बी नॉर्मल। भाई इट कैन बी टर्शरी आल्सो, क्योंकि can फिर be वो tertiary कैल्शियम इंडिपेंडेंट हो जाता है कैल्शियम PTH। इंडिपेंडेंट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इन अ पेशेंट हु हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक किडनी डिजीज एंड हु हैज़ बीन रिसीविंग डायलिसिस, long standing kidney disease, chronic dialysis last 1 year, if the patient has a raised calcium level and a raised PTH, the patient has tertiary hyperparathyroidism. ठीक है, this patient has tertiary hyperparathyroidism. अब ये टर्शरी क्यों है और प्राइमरी क्यों नहीं है, ये एक सवाल आना चाहिए आपके ज़हन में कि दोनों में तो लैब वैल्यूज सेम होती हैं, Yes, sir. फिर वजह क्या है कि वाई इज दिस नॉट प्राइमरी? ये किडनी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। कोएग्जिस्टिंग हाइपरकैलेमिया भी तो है। कोएग्जिस्टिंग हाइपरकैलेमिया भी तो है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हर बार क्लिनिकल केस से ऑब्वियस नहीं होता। ठीक है, इस पेशेंट में हमें हिस्ट्री नहीं दी हुई और यूजुअली जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें भी ऐसी हिस्ट्री नहीं होती। बट क्रोनिक किडनी डिजीज़ में पहले सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल्स। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा। आफ्टर सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म लास्ट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जब रहेगा तो उसमें क्या होगा कि इवन पैराथायरॉयड रिलीज होगा, कैल्शियम कम रहेगा, ट्रीटमेंट होती है नहीं होती, बट आफ्टर अ वाइल what will happen कि parathyroid production will not be dependent upon calcium, it will be dependent, it will become autonomous, it will it will be unregulated. As it will be unregulated, the PTH will be produced, it will be levels will be raised and there will be hypercalcemia in a patient of chronic kidney disease. ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी ये है कि सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा और उसके लॉन्ग स्टैंडिंग सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट को फिर टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा. How can we judge this clinically? Either there will be a condition, it will be given कि पेशेंट को या हिस्ट्री में होगा कि पहले पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है फॉर सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. If it is not given, then the patient will be patient will have a history of chronic kidney disease and the patient will also be receiving dialysis. These two features, they indicate that this patient who now has a raised PTH and raised calcium level, this patient has tertiary hyperparathyroidism. भाई डिप्रेशन इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए था? नहीं, डिप्रेशन इसमें कंफ्यूज करने के लिए नहीं था. हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स जो हैं उनका एक बड़ा अच्छा सा निमोनिक है जो हम रिवाइज करेंगे बाद में दोबारा एक बार. नहीं, साइकिक मोन्स, एब्डोमिनल बोन्स, बोन्स, पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन्स, ओवरटोन्स, बोन मतलब ये सारे टोन्स वगैरह ना, और फाइनली स्टोन्स. तो स्टोन्स बिल्कुल इस पेशेंट में कैल्शियम लेवल जो है दैट इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन्स. तो जो पेन इस पेशेंट में हो रही है, द सेम बोन पेन कैन बी प्रेजेंट इन दिस पेशेंट. Groans and moans are due to abdominal discomfort, pain and constipation. Overtones are psychiatric overtones. Patients can present with different psychiatric problems, including depression, including loss of time awareness, loss of mental capabilities, मतलब क्या कहते हैं, memory and recall, attention deficit problems हो सकते हैं इन पेशेंट में. And finally renal stones. Bones, groans, overtones and stones. ठीक है, whenever these are भाई present. इसीलिए कर सॉरी भाई मैं आपकी बात काट दी जी. थी. भाई वो मैं कहती कि ईसीजी करवा सकते हैं क्यूटी इंटरवल वगैरह शॉर्टन देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए? बिल्कुल करेंगे, ईसीजी इन पेशेंट्स में करेंगे. ईसीजी की फाइंडिंग्स और चेंजिंग्स जो है वो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कुछ छोड़ना है ना, तो वो तब करेंगे डिटेल में सारा डिस्कस. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इस पेशेंट में हाइपरकैल्सीमिया था, किस वजह से था.
और हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स आज आपको पता लगे हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स पे कैल्शियम डिस्कस करेंगे तब इन पे कम फोकस करेंगे, तब हम हाइपरकैल्सीमिया की प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, जिस तरह अभी आज हम सीके की डिफरेंट प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो this हाँ patient भाई, has- आपने एंड पे जो डायलिसिस मेंशन किया है वो भी हेल्प करेगा ना डायग्नोसिस में टर्शरी, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हो क्रॉनिक किडनी फेलियर को, बट उसके फिर भी आपके पास है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया बिल्कुल है। अच्छा, इसकी एक सेपरेट पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब कि डायलिसिस के पेशेंट्स में ही यूजुअली टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म देखा जाता है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग तब तक सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो सेकेंडरी है उसके बाद टर्शरी डेवलप होगा, तब तक वो पेशेंट्स भी डायलिसिस पर पहुँच जाते हैं। तो ये एक इसकी एसोसिएशन है इसके साथ कि इट इज़ यूजुअली सीन इन पेशेंट्स हु आर रिसीविंग डायलिसिस। ओके, थैंक यू। तो आखिरी केस जल्दी से देखते हैं आज का, और फिर हम आगे चलते हैं। इसके अगेन मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हाईलाइट करूँगा, आपने देखने हैं, और फिर इन्वेस्टिगेशंस अगर भाई समझ आ गई कि क्या है तो हम वो देख लेंगे। क्या मसला है इस पेशेंट को? Complicated chronic kidney disease. Complicated chronic kidney disease. Now, this complication, which system is it affecting? Nervous system. Nervous system. This patient who has a decreased attention and lethargy, the acute presentation है थोड़ी सी, but still an OPD presentation, and this patient has a complication of chronic kidney disease which affects the nervous system, specifically decreased attention or lethargy. किस जगह लोकलाइज करते हैं डिजीज़ को या प्रोसेस को इन द नर्वस सिस्टम? स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, Brain by ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में स्पेसिफिकली कहाँ? motor cortex. मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स का काम है सोचना, अटेंशन एंड लेथार्जी। फ्रंटल कॉर्टेक्स में ठीक है, चलो उसको ज़्यादा नहीं डिटेल में देखते, कॉर्टेक्स में है। ठीक है, तो इट इज़ लोकलाइज्ड टू द कॉर्टेक्स। एनी डिसफंक्शन ऑफ कॉर्टिकल फंक्शन, डिसफंक्शन इन कॉर्टिकल फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगर ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे क्या कहते हैं? एनकेफेलाइटिस। एनकेफेलाइटिस। एंड इफ Encephalopathy हो सकती है. ठीक है, एंड इफ Uremic दैट encephalopathy. बिल्कुल। तो if a patient has a decreased cortical function and that is due to inflammation, it is called encephalitis. And if that dysfunction is not due to infection, due to any other cause, we call it a encephalopathy. This patient has uremic encephalopathy. काफ़ी सिंपल सी केस स्टेटमेंट है, इतनी मतलब हम ज़्यादा इसमें डिटेल में जाएँ तो येस वी कैन हैव डिफरेंट डिफरेंसेस। तो चलो उसको थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। व्हाट एल्स कैन बी द प्रॉब्लम विद दिस पेशेंट हु हैज़ डिक्रीज्ड अटेंशन एंड लेथार्जी? भाई डायबिटीज है तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। Excellent. मतलब उस इंसुलिन को ज़्यादा लेगी। बिल्कुल। तो चलो इस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? What can be the problem in this patient? Hypoglycemia.
भाई कोई स्ट्रोक वगैरह कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की? एक्सीलेंट, स्ट्रोक हो सकता है। और एक डायबिटीज़ की एक और काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। कीटोन बॉडी, कॉमा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कीटोन इज एटी की एक चीज़ होती है, ठीक है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, ठीक है। तो वन सिंपल टेस्ट्स, वन चलो one set of examinations which we can perform to read these out, and one simple and quick investigation which we can use to rule the others out. स्ट्रोक को रूल आउट करने के लिए क्या RFTs, स्ट्रोक को रूल आउट करने के लिए एक एग्जामिनेशन या डायग्नोस करने के लिए एक एग्जामिनेशन क्लिनिकली क्या होगी? भाई नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन नर्वस करेंगे, सिस्टम, वीकनेस तो नहीं है बहुत, ठीक है, राइट? बिल्कुल नर्वस सिस्टम। और लैब्स अगर हम बाकी दो को रूल आउट करें RFTs भाई करा लेना। RFTs, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल्स। RFTs से पहले इस पेशेंट में ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड शुगर लेवल्स। इस पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स हैं 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है? नो नो। अगर नर्वस सिस्टम एग्जाम एंटी डायबिटिक की ओवरडोज हो तो भाई वैसे हाइपर ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा होता है ब्लड शुगर लेवल, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसुलिन लेते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इस तरह से उनकी कंडीशन हो जाती है। यानी कि इवन कि वो हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर इंसुलिन लेने के बाद एकदम से फॉल भी कर जाता है। एकदम से फॉल भी कर और सकते एक लेकिन काफी सारे लोग अभी करंट कोमा में उसका चला 250 है ना, हैं। बिल्कुल तो करेंट कम नहीं 250 है, हुआ। कम नहीं हुआ। अगर इस पेशेंट का ब्लड लेवल लेट से 100 के लगभग होता या कम होता और नॉर्मल होता है, फिर हम सस्पेक्ट कर सकते थे लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया के भी कुछ अपने फीचर्स होते हैं उसके अलावा। इन एडिशन टू दैट मैं उनमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। इस पेशेंट का ब्लड शुगर 250 है तो हाइपोग्लाइसीमिया इस पेशेंट को नहीं है, जो पहली इंपॉर्टेंट बात है। पीछे रह गया स्ट्रोक, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम भी नहीं है। तीसरा रह गया DKA। अब DKA की डिफरेंशियल ने केस के वक्त हमने सोचा था, लेकिन काफ़ी सेपरेट एक टॉपिक है, इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसके अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं और वो है। लेट्स से कि दिस पेशेंट भाई वो तो वैसे 500 से ऊपर होता है DKA। बिल्कुल 500 से ऊपर हो सकता है, बट उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस के लिए ना, तो उस क्राइटेरिया को अभी थोड़ा डिस्कस नहीं करते, अभी CKD करते हैं ख़त्म, टाइम भी थोड़ा कम है और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो साइड पे निकल जाएंगी, तो हम उसको नहीं देखेंगे। इफ़ अ पेशेंट हु हैज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़ and they come to you with non-specific features, suspect uremic encephalopathy or features of uremia. अब ज़रूरी नहीं कि आइसोलेटेड हो इन दिस स्पेस, हाँ ज़रूरी नहीं कि आइसोलेटेड हो। हो मुझे अभी याद आया, देर आर सम फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विद दिस पेशेंट। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भूल गया, मैंने लिखा ही नहीं था। अच्छा, इस पेशेंट की जब आप एग्जामिन करते हैं तो मैं आपको चीज़ें दिखाना चाह रहा था जो भी मुझे बातों बातों में याद आ गई। व्हेन वी एग्जामिन दिस पेशेंट, दिस इज़ व्हाट वी सी, हिज लेग्स। ठीक है, पेशेंट की लेफ्ट लेग हमने एग्जामिन की तो हमें ये नज़र आया। भाई ब्रूजेस या ठीक है, वैसे ब्रूजेस हैं, एक्यूमोसिस लग रहे हैं ये तो। एक्कीमोसिस भी लग रहे हैं, ठीक है, ब्रूजेस हैं, एक्कीमोसिस है। एक्कीमोसिस और ब्रूजेस एक चीज़ होती हैं, वो लग रहे हैं। और क्या होता है उसके अलावा, और क्या है इस पेशेंट को? गैंग्रीन तो नहीं गैंग्रीन, डेवलप हुई है? ठीक है, गैंग्रीन, एडिमा भी लग गैंग्रीन ब्लैक है। एडिमा आप पैल्पेशन के बगैर नहीं बताते, गैंग्रीन एरिया कम्प्लीटली ब्लैक होता है। रेड पिन पॉइंट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? टिकिया, पेटिकिया। तो दीज आर पेटिकिया। एंड इफ देर आर लार्जर रेडिश डिस्कलरेशंस सच एज दीज, पेटिकिया से अगर बड़े हो जाएं तो उनको क्या कहते हैं? परपेरा परपेरा। परपेरा ठीक है, तो दीज
आर पेटिकिया एंड परपरा। एक्कीमोसिस जो होता है वो इस तरह का नहीं होता, वो थोड़े से फ़र्क होते हैं। एक्कीमोसिस एक यूनिफॉर्म डिस्कलरेशन होती है एक स्पेसिफिक एरिया की, विच इज़ रेडिश टू ब्लूइश। आपने फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ा हुआ है कि ब्रूजेस के सेंटर कैसे होते हैं, मार्जिन कैसे होते हैं। दिस पेशेंट हैज़ पेटिकिया एंड परपरा ऑन द लोअर लेफ्ट लेग। अच्छा, अब इधर क्या है ये, लेफ्ट फोर आर्म, आई थिंक नहीं, लेफ्ट फोर आर्म नहीं, लेफ्ट शिन है, सॉरी माय बैड, लेफ्ट शिन है। व्हाट इज द फाइंडिंग, क्या है ये? क्रैश लग रहा है, ठीक है। तो इसी पेशेंट की जिसकी आपने टांग देखी उसी को यही मसला था। अच्छा, इसमें स्मॉल रेड पिन पॉइंट जो एरियाज हैं, व्हाट आर दीज? पटीकी है, पेटिकिया है, पटीकी और परपरा है। पेटिकिया ये और सेम फाइंडिंग परपरा है। है, सेम फाइंडिंग है। तो बताओ सेम फाइंडिंग है, ठीक है, दीज आर द सेम फाइंडिंग्स। शिन पे, फ्रंट पे और लेग पे पेटिकिया और परपरा मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा इस पेशेंट की जब आप हैंड्स एग्जामिन करते हैं तो दिस इज व्हाट यू सी। वीडियो आई होप सही तरह प्ले हो जाएगी, और हो रही है, हो रही है सही तरह प्ले। व्हाट इज द भाई फाइंडिंग? ये तो रुकी हुई है एक स्ट्रेक्स जगह पर। स्टक हो रही है, सही तरह से नहीं चल रही। अब चलिए। फिर फ्लैपिंग ट्रेमर्स हैं। Flapping tremors है। अच्छा, वीडियो थोड़ी स्मूथ प्ले अगर होती है फिर देखने का, दिखाने का फ़ायदा है। चल रही है सही तरह से स्मूथली? जी चल रही है, चल रही है। चल रही है, ठीक है। दिस पेशेंट हैड ए फ्लैपिंग ट्रेमर। अब हम एक और पेशेंट के हाथों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है इस पेशेंट के हाथों को। ये भी फ्लैपिंग टिम्बर है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी हो रहा है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, और कुछ हो रहा है? नीचे जा रहे हैं, हाँ इसने हाथ सामने किए हुए थे तो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको साइन को कुछ कहते हैं हम। ठीक है, एक तो हाथ है, हाथ कांप रहे हैं, फ्लैप नज़र आ रहा है जो पहले भी नज़र आ रहा था, और कुछ है उसके अलावा इस पेशेंट में? भाई इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी है ना। हाँ देखो, हाथों की है मूवमेंट, सामने की तरफ जो है वो हाथ, फिंगर्स जो है वो कर रही हैं, फिंगर्स की इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं। द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू होल्ड हिज हैंड्स बैक, पीछे की तरफ, जैसे दीवार के साथ नहीं हाथ लगा के रखते, उस तरह से पीछे की तरफ हाथ खींच के रखे, एंड द फिंगर्स दे मूव फॉरवर्ड्स। उसके अलावा एक और चीज़ भी है। His forearms are drooping down. बिल्कुल, एक्सलेंट। तो इस वीडियो में आप देखो कि हिज फोर आर्म्स थोड़ी देर बाद खुद ही ड्रूप नहीं कहते, अचानक से फॉल करते हैं और उसको फिर दोबारा उठाने पड़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट अगेन, एक बार फोकस ऑन द पेशेंट्स आर्म्स। एक वक्त आएगा जब फौरन गिरेंगे और फिर दोबारा उठेंगे। आप देख रहे होंगे कि पेशेंट के हाथ नीचे जाते हैं, ठीक है, और फिर वो दोबारा पेशेंट हाथ ऊपर करता है अपने, actively as if he knows that his hands have fallen down. So there are two important findings in this video. पहली क्या थी?
Hysterexis. Hysterexis. A presence of a flapping tremor is called hysterexis. दूसरी क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी? फाइंडिंग क्या थी आप वो बताएं, मैं नाम बताता हूँ उसका. ट्रेमर्स. जो ट्रेमर्स है ना, जो फिंगर्स उसकी आगे जा रही थी बाबा, दैट वाज hysterexis. पहले पेशेंट भी हमने देखा था. थोड़ा सा जो वाइब्रेट कर रहे थे अपनी जगह पे. यस, ठीक है, बिल्कुल. अ फाइन ट्रेमर वाज प्रेजेंट. एक्सीलेंट. और क्या था? लास्ट फाइंडिंग वो क्या थी जिसको अभी मैंने दिखाने के लिए वीडियो एक बार रिपीट की है? और हम जो नीचे जा रहे आर्म्स ड्रूप कर रहे थे. तो व्हाट दिस पेशेंट हैड वाज ए सडन cessation of contraction. ठीक है, a sudden cessation of muscle contraction. इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे अच्छा वक्त है कि मैं आपको एक और फाइंडिंग के बारे में बता दूँ. You must have heard of the term myoclonus. सुना है ये लफ्ज़ कभी? Yes. क्या होता है myoclonus? भाई सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की. ठीक है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की. सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को ना वैसे टेटनस कहते हैं. मायोक्लोनस दो चीज़ों को कहते हैं. एक तो ये है कि पेशेंट इज़ अनएबल टू लेट गो ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो है. दूसरा, मायोक्लोनस इज़ आइदर सडन कॉन्ट्रैक्शन और सडन सेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल. इस बात पर ज़रा गौर करें. इफ पेशेंट हैज़ ए सडन कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल, सडन कंट्रैक्शन ऑफ ए मसल, वीडियो मेरे पास इतना नहीं है, मैं देख रहा था. इफ इट्स अ सडन कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल, अ ब्रीफ jerk, that is called a positive myoclonus. If there is sudden cessation of contraction, such as falling of the hands and as otherwise, that is called a नेगेटिव मायोक्लोनस. इस पेशेंट को क्या था? नेगेटिव. दिस पेशेंट हैड ए नेगेटिव मायोक्लोनस. तो इस पेशेंट में अभी तक आपको क्या क्या मिला है? मेंटल क्लाउडिंग नंबर 1, नंबर 2 hysterexis, ए फाइन ट्रेमर, ए नेगेटिव मायोक्लोनस, एंड फाइनली एक और एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो हमने देखी थी, मल्टीपल पेटिकिया एंड परपरा. अब इस पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना काफ़ी आसान होगा, जो पहले मैं भूल गया था आपको बताना. अब इट शुड बी ऑब्वियस दैट इन अ पेशेंट हु हैज़ क्रोनिक किडनी डिजीज एंड हु हैज़ दीज मल्टीपल इश्यूज, व्हाट डज दिस पेशेंट हैव? क्या है? ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी इन दिस पेशेंट? जल्दी से दो बताएं. hysterexis, ठीक है. फाइन ट्रेमर, ठीक है, सडन सेसेशन ऑफ मायोक्लोनस. negative myoclonus. What does this indicate? Multiple petechiae and purpura in this patient. Decreased platelet function. प्लेटलेट्स कम हो रहा है. प्लेटलेट कम हो रही है या फंक्शन? कैसे पता लगेगा हमें? फंक्शन खराब हो रहा है. फंक्शन खराब हो रहा है. तो लेट्स से कि सीबीसी में प्लेटलेट्स नॉर्मल आती हैं, तो फिर इस कंडीशन को इन विच in the context of chronic kidney disease the patient has decreased platelet function, and on examination this is what you find. The patient has what is the condition called? Uremic Thrombasthenia. Thrombocytopathy कहते हैं, या uremic platelet dysfunction in simple terms. So this patient has two prominent features of uremia. And this patient's uremia has developed as a complication of chronic kidney disease. अब हमने आज काफ़ी केसेस देख लिए chronic kidney disease के. आखिरी वाले को मैंने ख़राब कर दिया, I'm sorry, मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया. I had the findings right there. What is chronic kidney disease then? Chronic kidney disease होता क्या है? That is the important question. We have seen different presentations, and these are the common presentations of chronic kidney disease. But the question remains, what is chronic kidney disease? भाई इसमें ऐसा ऐसा से किडनी का फंक्शन परमानेंटली
लूज हो जाता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स नहीं हो सकता। तो आपकी डेफिनेशन ठीक है, बट क्लिनिकली व्हाट विल यू कॉल क्रोनिक किडनी डिजीज? किस चीज़ को आप क्लिनिकली क्रोनिक किडनी डिजीज कहेंगे? 3 months से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल। तो the important thing which you have to remember is that if any kidney disease, if it is present for greater than 3 months, it is called chronic kidney disease. Any dysfunction of the kidney के इतने ज़्यादा functions आपने देखे हैं, if any of those functions is lacking, is insufficient, deteriorating kidney function, any underlying cause, if it is long standing for greater than 3 months, it is called chronic kidney disease. CKD implies long standing, greater than 3 months, impairment in renal function. Okay. अब इस डेफिनेशन में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ 3 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए. In acute kidney injury, we said that duration must be low and there must be evidence of kidney damage. Evidence क्या था acute kidney injury में of kidney dysfunction? क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, Creatinine बढ़ा हुआ था, PUN raised था, Increased urination. ठीक है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज था. अब the important thing is that there is decreased kidney function, deteriorating function group greater than 3 months. If a patient who has, let's say, minimal change disease, minimal change disease पता है क्या होता है? जी Yes, right. ठीक है, for 5 months is EGFR, या चलो कैलकुलेटेड, आपने इस पेशेंट में इन्युलिन के थ्रू GFR निकाला है and GFR is 95. Does this patient have chronic kidney disease? नो The second patient Yes. who has focal segmental glomerulosclerosis for the last 1 year, his estimated GFR is 80. Does this patient have chronic kidney disease? Yes. A patient who Yes, ma'am. has diabetic nephropathy for the last 5 years, on investigations, his GFR is 100. Does this patient have chronic kidney disease? Yes, bhai. Yes, fine. ठीक है. All these patients, they have chronic kidney disease. The important thing is that there must be evidence of kidney dysfunction, number one, and there must be duration. eGFR does not matter for the diagnosis of chronic kidney disease. However, it does matter when we are trying to stage chronic kidney disease. और staging मैंने unfortunately नहीं डाली. Just give me a moment, मैं आपको staging दिखाता हूँ इसकी. ठीक है. तो however, GFR and albumin to creatinine ratio, they are important for the staging of chronic kidney disease. अब staging उसकी important है और staging हम जल्दी से 1 मिनट के लिए देख लेते हैं. तो मैं staging copy paste कर रहा हूँ. In minimal change disease, the evidence will be nephrotic syndrome. Diabetes for the past 5 years, diabetic nephropathy hai. There will be evidence of diabetic nephropathy in the urinalysis or such. Focal segmental, again nephrotic syndrome. This is how you classify chronic kidney disease. Okay? The stage 1 of chronic kidney disease, there is normal GFR. A GFR might even be raised. In stage 2, it is 60 to 89. In stage 3, it's 45 to 59. And so on, there is severe and progressive worsening of kidney disease until GFR falls below 15. At the same time, एक तो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द GFR, दूसरी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द albuminuria. If there is normal to mildly increased albumin to creatinine ratio,
there is moderately increased, and there is severely increased. So for grading of chronic kidney disease, it is necessary that we have GFR values. However, for diagnosis, we need evidence and time duration. If patient has nephrotic syndrome, nephrotic range proteinuria for urinalysis for the last 6-7 months, the patient has chronic kidney disease. Okay? So these patients, all of them, they have chronic kidney disease. Now we know what chronic kidney disease is. Let's talk about the management of chronic kidney disease. Chronic kidney disease जब हम मैनेज करते हैं तो ऊपर हमने स्पेसिफिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखी थी, बट इन जनरल देयर आर सम स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स, in general there are some managements which are applied to all of these patients. Then there are some specific managements, और मैनेजमेंट्स के साथ उन मैनेजमेंट्स के कुछ एंड गोल्स होते हैं जिनको हम गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं. We are doing some things and there are some aims of the treatments of the modalities which we are using. In a patient who has chronic kidney disease, what do you think should be our goals of treatment? क्या क्या हमारे मकसद होने चाहिए अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं? किडनी रिप्लेसमेंट, फंक्शन रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो एक चीज रिप्लेस फंक्शन ऑफ द किडनी, रिप्लेस फंक्शन ऑफ द किडनी. और हम क्या कह सकते हैं? और भाई जो कॉज है उसको ट्रीट करें, जैसे Treat the हाइपरटेंशन है, डायबिटीज. ट्रीट द कॉज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे ऊपर हमें लिखनी चाहिए, दैट इज ट्रीट द कॉज. ऑलवेज वी हैव टू ऑलवेज. भाई वैसे कॉज ट्रीट करने से क्या फायदा होगा? अब तो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है किडनीज को. बिल्कुल इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है. अच्छा, कॉज ट्रीट करने से क्या फ़ायदा होगा? मैं इसको ज़रा नीचे कॉपी करता हूँ और इधर ही रखते हैं. लेट्स से कि मिनिमल चेंज डिजीज़ का जो 5 महीने का पेशेंट है, ही हैज़ एन एस्टिमेटेड GFR ऑफ 95. आप कहते हैं कॉज ट्रीट करने से क्या फ़ायदा होगा? हम नहीं ट्रीट करते, एंड आफ्टर 3 more months the estimated GFR of the patient falls to 50. अगर फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ है ना? क्या नुकसान हुआ है if we do not treat the cause? अच्छा, the rest of the glomeruli जो होते हैं. बिल्कुल. The treatment the cause will slow disease progression. ठीक है, that is important. It will slow the disease progression. That is why we must treat the cause. किडनी डैमेज इतना हो चुका है, हो तो चुका है, लेकिन हम ये चाहते हैं बाकी किडनी फंक्शन जब तक रहे तब तक बचा रहे. अच्छा, रिप्लेस फंक्शन. और क्या है एम्स हमारे ट्रीटमेंट के? ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस. ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, तो वो जनरल प्रिंसिपल्स जो हम काफ़ी बार डिस्कस करते आ रहे हैं वो चलते हैं. तो द एम्स ऑफ ट्रीटमेंट आर एज सच, वी हैव टू ट्रीट द कॉज, क्योंकि कॉज डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन अगर है तो not only are they causing renal problems, they might cause other problems as well. So number 1, treat the cause. Number 2, we have to slow down disease progression. एक चीज़ तो है कि treat the cause, दूसरा slow down disease progression के कुछ अपने तरीके हैं. Number 3, treat the complications. अब treat the complications की जब हम बात करते हैं तो complications हम सारी ऊपर देख चुके हैं, उन सारों को हमने treat करना है. और finally रीनल रिप्लेसमेंट. अब इन सब हेडिंग्स को, 4 सब हेडिंग्स को हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है. रीनल ट्रीट द कॉज. क्या कॉजेज है सबसे ज़्यादा कॉमन रीनल डिसफंक्शन के? डायबिटीज, हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन, बिल्कुल, हाइपरकैल्सीमिया इज़ नॉट ए कॉज, इट्स अ मैनिफेस्टेशन. हाइपरकैल्सीमिया की वजह से किडनी फेलियर नहीं होगा, स्टोन्स की वजह से हो सकता है क्रोनिक किडनी डिजीज, पर अगेन उसमें तो कॉमन तो हाइपरपैराथायरॉइडिज्म की वजह से भी हो सकता है, तो बिल्कुल ट्रीट करना है उसे. तो कॉमन कॉजेज टू आर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़. हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट हम वैसे जनरली हर बार कहते आते हैं वी हैव टू ट्रीट हाइपरटेंशन, बट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रीटिंग हाइपरटेंशन? What do we mean by treating hypertension? Do we have a goal? Yes, we have to decrease the complications caused by the hypertension. चलो ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ गई. जब हम कहते हैं हम एक पेशेंट की हाइपरटेंशन को हमें मैनेज करना है, तो क्या कोई भाई डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताएंगे और ब्लड
pressure at the prescribe drug हाँ so bring that down the blood pressure is in controlled range. बिल्कुल, वी वांट टू ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर इनटू अ रेंज. उसके तरीके हैं डाइटरी, लाइफस्टाइल, ड्रग्स, ऑल दैट आर मेथड्स. बट व्हाट इज द गोल ऑफ बीपी कितना होना चाहिए, कितना, that is the goal of treatment. We have to bring BP down to a value, and in such patients we have to make sure that the blood pressure is less than 140/90. ठीक है. अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों साथ साथ हैं तो 140/90 की बजाय 130/80. अभी हम थोड़ी गोल्स की बात करेंगे. हम जनरली बात तो कहते हैं, हमें पता भी है हाइपरटेंशन हमने कैसे ट्रीट करनी है, बट व्हाट आर द गोल्स? द गोल्स आर, इट शुड बी लेस, मैं सॉरी क्रेटर का साइन डालता जा रहा हूँ, इट शुड बी लेस देन 140/90 एंड 130/80 इफ द पेशेंट हैज़ डायबिटीज़. डायबिटीज़ की मैनेजमेंट भी आपको अच्छी तरह पता है. ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स होते हैं, फिर इंसुलिन देते हैं. बट देन अगेन व्हाट इज़ द गोल? लॉन्ग टर्म कैसे हम देखते हैं पेशेंट को अगर है डायबिटीज़, ग्लाइसीमिक कंट्रोल कैसे चेक करते हैं? HbA1c. तो लॉन्ग टर्म HbA1c शुड बी लेस देन 7%. ये हमारे गोल्स हैं जो हम ट्रीटमेंट में अचीव करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो these goals we know how to achieve these goals, but these are the goals. So number 1, treat the cause. Number 2, स्लो डाउन डिजीज़ प्रोग्रेशन. अब ये थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी इसमें आ जाती है, और इसके लिए ड्रग्स हैं. मैं आपसे पूछूंगा वो ड्रग्स क्या काम करती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा पैथोफिजियोलॉजी कैसे करती है. सो ट्रीटमेंट ऑफ स्लोइंग द डिजीज़ प्रोग्रेशन, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 3 हैं. तो पहली चीज़ है वो है ट्रीट द कॉज, जो हम ऊपर कह रहे हैं. जब उसको ट्रीट करेंगे तो स्लो डाउन भी हो जाएगा. द सेकेंड इज़ स्टार्टिंग द पेशेंट on ACE inhibitors, and the third is restricting salt intake. ACE inhibitors क्या करते हैं, या चलो एंजियोटेंसिन क्या करता है? वही तो कंस्ट्रक्शन करता है आर्टेरियोल्स की. ठीक है, किन और एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है. बिल्कुल आपकी बात ठीक है. किन आर्टेरियोल्स की? इफरेंट आर्टेरियोल्स. इफरेंट आर्टेरियोल्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. ठीक है, की बात की है ना, इफरेंट से बढ़ेगा. जब इफरेंट से प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर बढ़ेगा तो क्या वो प्रेशर डैमेज चलो कॉज तो कर सकता है. लेट्स से कि वही प्रेशर एक डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है जो ग्लोमेरुलस को डैमेज कर रहा है, और इफरेंट प्रेशर रेज होने से वो प्रेशर बढ़ रहा है. ACE inhibitors क्या करेंगे? दे विल रिलीव दैट प्रेशर, दे विल डिक्रीज द ग्लोमेरुलर परफ्यूजन प्रेशर, एंड दैट इज़ वाई दे विल डिक्रीज द डैमेज विच इज़ that glomerular perfusion pressure is causing. Hence, to slow down the disease progression, we need to start the patient on ACE inhibitors. ठीक हो गया? Restricting salt intake. In this case, salt intake का क्या मकसद है? मज़ीद हाइपरटेंशन और फ्लूइड रिटेंशन ना. एक्सेलेंट. फ्लूइड रिटेंशन और हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन आपको पता है कि ग्लोमेरुलर परफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब इट विल कॉज मोर प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस, इट विल इंक्रीज pressure on the glomeruli, and that is why we need to restrict salt intake. अब ACE inhibitors again इनका मकसद क्या है? हाइपरटेंशन को इस लेवल पर रखना, कंट्रोल करना, और एक स्पेसिफिक इनकी इंडिकेशन होती है स्टार्टिंग की. ये चलो इसको हम बाद में देख लेते हैं. कुछ स्टेजेस पे जाकर स्टार्ट करते हैं, मतलब इनमें से मेरे को ज़्यादा डिटेल होता है जिसके हम बाद में देखेंगे. रिस्ट्रिक्टिंग सॉल्ट इंटेक. सॉल्ट इंटेक भी एक खास क्वांटिटी तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा डिटेल है, उसको भी हम थोड़ी देर स्किप करते हैं. सो डायूरेटिक्स दे सकते हैं? डायूरेटिक्स कब देंगे? दैट इज द क्वेश्चन. दे सकते हैं, कब देंगे? हमने लास्ट टाइम AKI
कि ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स यूज़ किए थे किसी एक कंडीशन में? किस कंडीशन में यूज़ किए थे? जब एडीमा हो जाए, पल्मोनरी एडीमा। एक्सीलेंट। तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड की क्या मैनेजमेंट हमने लास्ट टाइम की थी? फ्यूरेसिमाइड, स्पेशली हाँ डायूरेटिक्स, हाँ स्पेसिफिकली फ्यूरेसिमाइड। तो वन कॉम्प्लिकेशन इज फ्लूइड ओवरलोड, फॉर दैट वी यूज डायूरेटिक्स। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है हु डज नॉट हैव दीज कॉम्प्लिकेशंस, इनमें नहीं करते डायूरेटिक्स यूज। Only given when the patient has fluid retention. और क्या कॉम्प्लिकेशन? लेकिन भाई फॉर एग्जांपल अगर किसी को फ्लूइड ओवरलोड हो और साथ उसको हम लोग डायूरेटिक्स दे रहे हैं और फिर डायूरेटिक्स ना जो हाइपरटेंशन में करना था, प्रेशर इंक्रीज, वो तो मजीद डैमेज करेगा, तो ऊपर वाली जो मोडालिटी थी वो फेल हो जाएगी। डायूरेटिक्स कौन सा प्रेशर इंक्रीज कर रही है? लेकिन डायूरेटिक्स सही सॉरी वो तो ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं। हाँ, ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। हाँ, ग्लोमेरुलर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, नीचे करते हैं, कोई मसला नहीं, हो जाता है। तो फ्लूइड ओवरलोड और क्या कॉम्प्लिकेशंस अभी तक हमने देखी हैं ऊपर? ऊपर हमने क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की, जल्दी जल्दी से बताएं, मैं खत्म करें। हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, तो हाइपरकैल्सीमिया स्लैश हाइपरकैलेमिया, या इसको चलो हम ब्रॉडर टर्म में देख लेते हैं। एक था क्रोनिक किडनी डिजीज, मिनरल एंड बोन डिसऑर्डर, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और हमने क्या कॉम्प्लिकेशन देखी थी? यूरेमिया। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड, थ्रोम्बोसिटी, ठीक है, तो वो यूरेमिया की वजह से ही था। तो एनीमिया, एडीमा, बोन एंड मिनरल डिसऑर्डर, और फाइनली ये, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस विच वी शुड ट्रीट, विच वी शुड हैव टू ट्रीट इन दिस पेशेंट। अच्छा, एंड फाइनली रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन से क्या मतलब है? हाउ कैन वी रिप्लेस द फंक्शन ऑफ द किडनी? डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से। डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, ठीक है। Dialysis and transplant are two modalities which should be performed. What are the indications of transplant and what are the indications of dialysis? चलो ट्रांसप्लांट को छोड़ते हैं, डायलिसिस की इंडिकेशंस क्या हैं? भाई जब स्टेज 3 रीनल फेलियर होता है तो तब करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से स्टेज 3 रीनल फेलियर में कहते हैं। और when serum creatinine is raised to a certain extent, I don't remember the exact value. I think 6 year, I don't really know. ठीक है, इट्स ओके। तो एक स्टेज 3 है। अच्छा, और क्या इंडिकेशंस है डायलिसिस की? Refractory hyperkalemia. Did we discuss the indications for dialysis yesterday? हमने लास्ट टाइम AKI में डिस्कस की। आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा था हमने AKI में डिस्कस की। इंडिकेशंस बताई थी आपने। क्या इंडिकेशंस? भाई एंड स्टेज डिजीज। एंड स्टेज डिजीज में बिल्कुल, बट व्हाट इज एंड स्टेज? स्टेज 3 आ गया, फिर दरमियान में एंड स्टेज आ गया। अच्छी बात है, ये चीज़ें मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस हैं ताकि मकसद इस क्वेश्चन का ये था कि चीज़ें बाहर निकलें और फिर सही चीज़ें अंदर जाएँ। तो स्टेज 3 एंड स्टेज, क्या इंडिकेशन थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो द इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस, दे आर सम इंडिकेशंस एंड दे आर AEIOU। इससे आपको पता है क्या बनता है। आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट देम डाउन। Dialysis is done in end stage disease, that is correct, not stage 3. But then again, what is end stage disease? अब इसमें कोई clear cut criteria नहीं है, ठीक है। When the patient proceeds from stage 3 onwards, dialysis should be considered
Considered का मतलब ये है कि this patient will need dialysis, not right now, in the future. And dialysis is initiated when stage 4 or 5 is reached. आपको इस बात की समझ आई है? In a patient who has stage 3, such a patient will require dialysis in the future. इस तरह के पेशेंट्स को डायलिसिस क्लिनिक्स में या नेफ्रोलॉजी यूनिट्स में रेफ़र कर देना चाहिए ताकि उनकी मॉनिटरिंग होती रहे रेगुलर, और जब स्टेज 4 या 5 पे पहुंच जाएं तब उनका होता है। स्टेज 4 और 5 से क्या मतलब है? व्हेन दी GFR फॉल्स बिलो 30। अब इसमें कोई स्पेसिफिक मार्कर या क्राइटेरिया नहीं है उस तरह, ठीक है? वो हर क्लिनिशियन टू नेफ्रोलॉजिस्ट टू नेफ्रोलॉजिस्ट वेरी करती हैं। आपकी बुक्स में कोई ऐसा नहीं लिखा होगा। जनरल टेंडेंसी ये है कि स्टेज 5 जब 15 के हो तब हो, बट अगेन इट्स अ जनरल टेंडेंसी, इट्स नॉट अ सेट क्राइटेरिया. However, there are some definitive indications for dialysis, and they are these: A, E, I, O, U. Acidosis, intractable, electrolyte imbalances, intoxication, fluid overload, and finally uremia. If medical management of these fail, then we should start the patient on dialysis. ठीक हो गया? This is the general treatment scheme which you have to remember. If you remember the goals of treatment: cause, slow progression, complications, and replace function. अब slow disease progression में, अच्छा, एक पेशेंट है अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसमें हमें कुछ और भी करना चाहिए उस केस में। चलो, डायबिटीज़ क्या क्या मसले कॉज कर सकती है, मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा इतना। What other problems can diabetes cause? Retinopathy, nephropathy, neuropathy. न्यूरोपैथी, उससे कुछ ज़्यादा। These are all microvascular complications. Macrovascular की complication होती है atherosclerotic complications. Excellent. So if a patient has atherosclerotic complications which can develop in diabetes, should we start some other treatment as well? Some secondary prevention? Statins के साथ और क्या? Lifestyle modification. Lifestyle modification. Statins, lifestyle modification plus one more drug. एक और drug. Aspirin. ठीक है, excellent. Aspirin. So those lifestyle modifications are also important. Whenever you suspect a patient of having atherosclerotic cardiovascular disease, as do patients of diabetes, so in such cases, secondary prevention is of importance. ठीक है? तो these are some tidbits जो important हैं treatment में. The goals of treatment, again, ये मेरी बुक फॉर एक सेक्रेट टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है, उसमें रेफरेंस ये है, जो मैंने वैल्यू से ऑक्सफोर्ड हैंड बुक से हैं, आपने डेविडसन से देख लेना है. व्हाट इज़ द गोल ऑफ ट्रीटमेंट? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है. एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स आर इम्पॉर्टेंट, डायूरेटिक्स आर इम्पॉर्टेंट इफ गोल्स नॉट अचीव्ड, स्पेशली हाइपरटेंशन के गोल्स अगर हैं तो. एडिशनल मैनेजमेंट: स्टैटिन्स, स्मोकिंग सेसेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, फाइनली normal protein diet. These are important when we're managing a patient of renal disease. ख़त्म करते हैं, एक दो चीज़ें दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स टाइम. सॉरी थोड़े से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है फ़ायदा हुआ होगा. इस पेशेंट को क्या मसला है, या व्हाट इज़ दिस व्हिच वी आर सीइंग राइट नाउ? Phlebitis हुआ है, पेन है. ठीक है. अच्छा, this is a patient who is going to receive or has been receiving dialysis. phlebitis हुआ है. Phlebitis हुआ है, ठीक है. वॉल्यूम ओवरलोड. AV fistula. This is an AV fistula. ठीक है. ये AV fistula आपको एक ही चीज़ नज़र आ रहा है over here, this one thing over here, और बाकी ये कुछ है बात, ठीक है, एक phlebitis वगैरह हुआ हो, बट उसको भी रख देते हैं साइड पे. ये जो ग्रीन लाइन से मैंने आउटलाइन की थी, व्हाट इज़ दिस, विच स्ट्रक्चर इज़ दिस? इफ दिस इज़ एन AV फिस्टुला, ये क्या है? सुपरफिशियली इस एरिया में क्या होता है? Excellent. कौन सी वेन होती है यहाँ पे? brachial vein. Cephalic vein. और आर्टरी यहाँ पे कौन सी होती है?
brachial artery. ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। और दिस इज हाउ डायलिसिस प्रोसीड्स। इसकी वीडियो आप देख लेना। एन एवी फिस्टुला इज यूज्ड, दिस इज हाउ एन एवी फिस्टुला इज यूज्ड। अब 3 चीज़ें आपने पढ़नी हैं डायलिसिस के हिसाब से। There are 3 types of renal replacement therapy. The broad term used is renal replacement therapy. Therapy लिख लेते हैं। One is hemodialysis. The second is hemofiltration. And the third is peritoneal dialysis. These 3 are different terms. पेरिटोनियल डायलिसिस आप सबको पता है क्या होता है। हीमोडायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन का डिफरेंस आपने पढ़ना है, और टाइम मिला तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी विल मैनेज द पेशेंट हु हैज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़। और मैनेजमेंट में मुझे भी एहसास हो रहा है हम कुछ चीज़ें मिस कर गए हैं। वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज दिस पेशेंट हु हैज़ एनीमिया, who has uremia and all that stuff। तो ये हम मैनेजमेंट एक बार इनकी कल दोबारा रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैनेजमेंट को हम दोबारा एक बार नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है इस